कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे अच्छे से? चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ें। चलते हैं, बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? सर्किट थ्योरी इन एसी ना, जिसमें आपको क्या पढ़ाया गया था कि कैसे अगर किसी रेजिस्टर के थ्रू एसी सप्लाई को आप देंगे तो क्या वोल्टेज और क्या करंट के बीच में क्या रिलेशन आएगा, इसको देखे थे ना। अगर आप क्या करेंगे, किसी रेजिस्टर के थ्रू एसी सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज और करंट का वैल्यू क्या आता था उसको देखे थे। फिर उसके बाद सिमिलरली हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस एसी सप्लाई दिए थे एंड सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस एसी सप्लाई दिए थे। उसमें आपको क्या क्या मिला था याद है? चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक हम लोग, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कम्बिनेशन ऑफ एल आर एंड सी आर एंड फिर फाइनली पढ़ेंगे एल सी आर। ठीक है, समझ में आया? तो इसको पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर का सब कुछ जो कंसेप्ट बताया गया था वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सर्किट के बारे में, जिसको हम लोग हाइब्रिड सर्किट भी बोलते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हम लोग किसी रेसिस्टर के थ्रू एसी सप्लाई दिए थे तो क्या हुआ था। जब आप एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी का एसी सप्लाई दिए थे इस आर रेसिस्टर के क्रॉस, तो जी इसमें करंट आया था, उसका वैल्यू आपने क्या देखा था, करंट कितना आया था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आई नॉट इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट बाई आर। ठीक है, ये मिला था आपको। और आपने क्या ऑब्जर्व किया था लास्ट क्लास में कि ये जो दोनों हैं, जब हम लोग एसी सप्लाई रेसिस्टर के क्रॉस देते हैं तो ईएमएफ एंड करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। आप देख पाएंगे इसका फेज एंगल ओमेगा टी, इसका भी फेज एंगल ओमेगा टी है, मतलब दोनों ईएमएफ एंड करंट इन केस ऑफ रेसिस्टर दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलते हैं। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसका एक फेजर डायग्राम बनाए थे, जिसमें फेजर डायग्राम कैसे बन के आया था, तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा था। हमारे पास मान लेते थे ये वाला था, ये वाला था एप्सिलॉन नॉट होता था ये वाला, और क्या होता था इसी के लाइन के क्रॉस, अच्छा ये ओमेगा टी होता था फेज एंगल, और इसी लाइन पे चूंकि हम लोग का फेज एंगल सेम है, इसी लाइन पे आई नॉट भी दिखता था, लेकिन आई नॉट थोड़ा सा छोटा होता था एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि आई नॉट कैसे मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करने से मिल रहा है, आर के साथ, सॉरी आर के साथ जब एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हुआ तो आई नॉट मिलता था, तो आई नॉट थोड़ा सा छोटा वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए इसका सर्कल कुछ ऐसे मिलता था और इसका कुछ सर्कल ऐसे मिलता था। समझ रहे हैं? ठीक है, आएंगे हम लोग एक बात कर लेते हैं, दोनों जो बचा उस पर भी बात करेंगे। इसमें एक और बात करना है जो मैं तीनों को लिखने के बाद करूंगा। इसमें लिए थे क्या चीज, इंडक्टिव सर्किट जिसको बोलते थे, इसमें इंडक्टर लगा रखे थे हम लोग, इसमें भी एसी सप्लाई दिए हम लोग। तो क्या हुआ था, इसका मान लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस एल लिया करते थे, एल मान लीजिए इसको, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इनपुट सप्लाई देते थे ईएमएफ को तो क्या होता था, करंट इसमें कितना मिलता था, आई बराबर मिलता था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता था, इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता था, जिसमें आप देख पा रहे हैं इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा था। ठीक है, इसका हम लोग फेजर, अच्छा इसमें आई नॉट क्या लिखते थे, आई नॉट हुआ करता था एप्सिलॉन नॉट बाय एक्सएल। एक्सएल को हमने क्या नाम दिया था, एक्सएल को क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सएल क्या हुआ करता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड एक्सएल बराबर लिखते थे ओमेगा एल। और ओमेगा आपको मैं पहले भी लिखाया हूं, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा करते थे जी, 2 पाई एफ, 2 पाई बाय टी, 1 बाय टी को एफ लिख देते थे, तो कितना हो जाएगा ओमेगा 2 पाई एफ एल।
ठीक है। तो ओमेगा अगर नहीं दिया हो, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल सकते हैं एंड एल मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल जाता है एक्सएल। इसका भी यूनिट ऐसा यूनिट करता था, ओम हुआ करता था, मैं सब बताया आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, इसमें अगर इसको फेजर डायग्राम पे दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, इसमें होगा, यहाँ पे होगा एक्सएल, सॉरी इसमें होगा एप्सिलॉन नॉट, ये ओमेगा टी डिस्टेंस पे, सॉरी ओमेगा टी एंगल पे है, फेज एंगल पे, और करंट 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे मतलब इधर, यहाँ हुआ करता था करंट, ये आई नॉट हुआ करता था। समझ में आया, समझ में आ रहा है सब कुछ, ये 90 डिग्री पीछे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज या फिर ईएमएफ बाय फेज एंगल 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग जो बात किए थे, लास्ट क्लास में क्या बात किए थे, एक हुआ करता था हमारे पास कैपेसिटर, उसमें लगाते थे इनपुट सप्लाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक मिनट, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें आपने क्या देखा था, करंट जो मिला था हम लोग को, एसी सप्लाई इनपुट एसी देने से करंट जो आया था हमारे पास, उसका क्या वैल्यू आया था, आई बराबर आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। इसमें आपको ईएमएफ से या फिर वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है, किसके केस में, जब हम लोग एसी सप्लाई कैपेसिटर के क्रॉस दिया करते थे। तो यहां पे आई नॉट क्या आया करता था, ये होता था एप्सिलॉन नॉट बाय एक्सी, इसको पढ़ते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। यहां पे एक्सी बराबर क्या हुआ करता था, 1 बाई ओमेगा सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए इसका अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग फेजर डायग्राम तो कैसा बनेगा, अगर यहां पे मैं ले रहा हूं एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा ओमेगा टी, तो हमारा करंट कहां बनेगा, 90 डिग्री आगे, मतलब कहां पे, यहां पे, ये होगा आई नॉट, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको हमने कुछ बोला था कि इस फेजर डायग्राम को हम लोग कुछ अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आने वाला जो हाइब्रिड सर्किट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है, उसमें आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो करते हैं काम, स्टार्ट करते हैं। आपको मान लेते हैं इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या यहां तक आपको दिख रहा है, विजिबल है वहां तक, थोड़ा सा ऊपर, यहां तक विजिबल है, हाँ चलिए यहां तक विजिबल है सबको, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे तक मिटा लेते हैं एला, तब दिखा पाएंगे। यहां पे इसको हमने कहा था आपको क्या करना है, करंट और इसमें आप जान पा रहे हैं कि दोनों सेम फेज में है, तो आप यहां पे दिखाइए या फिर आप बोल दीजिए आपका एप्सिलॉन नॉट इसी एक्सिस पे है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं आपका जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी आपका इसी एक्सिस से स्टार्ट हुआ, सपोज मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो वोल्टेज हमारा अगर एक्स एक्सिस के अलोंग, करंट भी उसी एक्सिस पे मिलेगा, उसका अगर एप्सिलॉन नॉट का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा तो आई नॉट भी इसी एक्सिस पे हम लोग को मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे यहीं पे एप्सिलॉन नॉट बना लेते थे और यहीं पे आई नॉट भी बना लेते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर बात किया जाए इस सर्किट के बारे में, तो अगर मैं बोलूं एप्सिलॉन नॉट इस एक्सिस पे है तो करंट कहाँ चल जाएगा, करंट 90 डिग्री पीछे मिलेगा आपको, मतलब यहाँ इस पे मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और साथ में इसके लिए अगर बात किया जाए, अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है तो करंट 90 डिग्री आगे मिलेगा, मतलब आई नॉट इधर मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है।
सबको समझ में आ रहा है ना? तो आगे से हम लोग इस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। देखिए एग्जाम में आप इसको भी बना लेंगे, साथ में इसको भी दिखा लेंगे। इसको इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपको मतलब कि इस तरीके से भी फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, बट आसान बनाने के लिए उसको शॉर्ट ट्रिक अपना करके हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ताकि आने वाले हाइब्रिड सर्किट में आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो समझने में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें जब रेजिस्टर के क्रॉस आप एसी सप्लाई देंगे, ये मैं अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जिस दोनों के फेज में कोई चेंज नहीं होगा। जिस एक्सिस पे आपका एप्सिलॉन नॉट रहेगा उसी एक्सिस पे आई नॉट का वैल्यू दिखेगा। इसका पीक वैल्यू इसी के एक्सिस पे होगा, इसका भी पीक वैल्यू उसी एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि फेज में डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, ये जहाँ पे मैक्सिमम देगा यहीं पे वो मैक्सिमम देगा, ये जहाँ मिनिमम होगा ये वहाँ मिनिमम होगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। आपको इसमें क्या होता है, जब आप इंडक्टर के क्रॉस एसी सप्लाई देते हैं तो होता क्या है, अगर मान लीजिए इस एक्सिस पे आपका मैक्सिमम पीक वैल्यू मिल रहा है किसका, ईएमएफ का, तो आपको 90 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा, उस जगह पे आपको करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? और उस केस में कैपेसिटर के केस में अगर इनपुट आप दे रहे हैं ईएमएफ, तो आप देखिए यहाँ पे करंट अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने एप्सिलॉन नॉट रख रखा है, तो आपका करंट कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री आगे मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए इसको मिटाते हैं। अब बात करेंगे आज जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, एलआर एंड सीआर के बारे में। एलआर एंड सीआर, चलिए मान लेते हैं, अभी टॉपिक लगा लेते हैं हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट। इसमें पहला क्या देखेंगे, एलआर इन सीरीज। आपके सिलेबस में पैरेलल में नहीं है। एंड फिर देखेंगे सीआर इन सीरीज। दो चीज देखेंगे, एलआर इन सीरीज एंड सीआर इन सीरीज। तो पहला बात करते हैं एलआर इन सीरीज के ऊपर। तो एलआर इन सीरीज कैसे दिखेगा, देखिए यहां पे होगा हमारे पास एक, मान लेते हैं आर है यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक ये इंडक्टर। ठीक, इसको एक इनपुट सप्लाई दिए हैं एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक चीज देखिए, आपको V इजिकल टू आई आर में अगर आपको V दिया हो 10 वोल्ट और R पता हो 5 ओम, तो I निकाल लेते थे। I बराबर क्या हो जाता था, 10/5। अगर आपको ऐसे ही I दिया हो 2 एम्पियर, R दिया हो 5 ओम, तो आप V निकाल लेंगे, V इजिकल टू आई आर कर लेंगे। तो आपको I दिया हो चाहे V दिया हो, V से आप I निकाल सकते हैं, I से आप V भी निकाल सकते हैं। अगर I दिया हो तो V निकाल लेंगे, V दिया हो तो I निकाल लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे I मान लेंगे कि चलिए ठीक है, एक करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट जो भी होगा, ठीक है, इसके आगे पीछे, इसमें देख लेते हैं कौन आगे कौन पीछे जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ये हमारा मान लेते हैं रेजिस्टेंस R है इसका, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। चलिए ठीक है, अब आपको पता है कि कोई अगर करंट किसी एलिमेंट से अगर जाता है तो वहां उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जैसे ये करंट यहां से जाएगा तो यहां भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज यहां भी ड्रॉप होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए यहां से आप बोल सकते हैं, यहां से गया कुछ करंट तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहां पे कुछ इसके क्रॉस प्लस माइनस, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो हो जाएगा I नॉट इंटू
आर इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये आई नॉट आर कितना हो जाएगा आपका, इसको लिख लेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट, अच्छा एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन में ले लेते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन v इज इक्वल टू आई आर ना, v इज इक्वल टू आई आर, देन v इज इक्वल टू हो गया तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। ध्यान देंगे आपको पता है कि जब करंट एंड वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, इसके केस में रेसिस्टर के केस में 0 होता है, तो ये साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ भी आपको साइन ओमेगा टी मिलेगा, समझ में आ रहा है। और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, आर है रेजिस्टेंस और इतना करंट जा रहा है, तो आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ये जो दोनों मिलाकर के क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर साइन ओमेगा टी। ये पिक वैल्यू है जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है रेसिस्टर के अक्रॉस, इसको हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सबस्क्रिप्ट में आर साइन ओमेगा टी लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ फेज एंगल इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हमको पता है करंट और वोल्टेज में रेसिस्टर के अक्रॉस फेज एंगल 0 होता है, अभी जस्ट आपको बताया गया है। उसके बाद आते हैं, बात करेंगे इसके अक्रॉस, यहाँ अच्छा यहाँ पे मैं जो वोल्टेज ड्रॉप रहा हूँ एप्सिलॉन, अच्छा इसका नाम दे दो एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर हो रहा है और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको बोल लो एप्सिलॉन एल। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एल में क्या हो जाएगा, ये हो गया कहानी किसका, ये जो दोनों बताया मैंने, ये जो स्टेप लिखा मैंने ये इसके लिए था, आर के लिए था। अब आते हैं एल के ऊपर, हमको पता है कि एप्सिलॉन एल, अच्छा जब करंट इंडक्टर के क्रॉस पास करेगा तो आपको पता है जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, इन दोनों में कुछ फेज का डिफरेंस रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एसी सप्लाई देते हैं इंडक्टर के क्रॉस तो करंट और वोल्टेज में फेज एंगल 90 डिग्री आता है, जिसमें आपको बताया गया है कि करंट क्या करता है, लीड करता है, सॉरी करंट लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है। करंट क्या करता है, लैग करता है, मतलब या फिर ऐसा बोल सकते हैं, मैं बताया था दो तरीके से बोल सकते हैं, करंट लैग कर रहा 90 डिग्री से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वोल्टेज लीड कर रहा 90 डिग्री से। अरे आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा था, एप्सिलॉन एल के केस में इंडक्टर के केस में क्या बताया गया था, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी था, इनपुट सप्लाई, आई इज इक्वल टू कितना आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आया था। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2, करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, या फिर इसी बात को उल्टा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री। आइदर बोल सकते हैं करंट 90 डिग्री से पीछे चल रहा है या फिर वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चल रहा है, दोनों बात तो सेम ही है ना। मैं बोलूं कि तुम मेरे से आगे चल रहे हो 2 मीटर, या फिर तुम बोलो कि तुमसे हम 2 मीटर पीछे चल रहे हैं, दोनों बात तो सेम ही है, हम लोगों के बीच में डिफरेंस 2 मीटर का ही तो है। तो यहाँ भी तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो जब बात करेंगे यहाँ पे करंट अगर, अच्छा इसमें अगर मैं लिखूं कि करंट अगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया रहता इसके केस में, इंडक्टर के केस में, तो वोल्टेज लिखने के समय क्या ध्यान देंगे, वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से, है ना, वोल्टेज लीड करेगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसमें थोड़ा सा देखिए, दोनों सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बस इसमें ध्यान देंगे कि इस बात को मैं इस तरीके से लिखा हूँ, नीचे वाले तरीके से लिखा हूँ ये बात को, ठीक है, और ये जो बात लिखा गया है इसके तरीके से लिखा गया है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है। बात समझ में आए, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चल रहा है, तो यही तो बात है, यहाँ पे करंट 90 डिग्री से पीछे चला है तो वोल्टेज 90 डिग्री से आगे ही चलेगा ना, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे एप्सिलॉन एल के लिए तो क्या लिखाएगा, एप्सिलॉन एल इक्वल हो जाएगा आई नॉट एक्सएल। अच्छा इसके अक्रॉस जो हम लोग का रेजिस्टर आता था V इज इक्वल टू आई आर से, यहाँ तो R था ठीक है, बट इसके अक्रॉस रेजिस्टर एक्सएल होता है ना, तो एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल मल्टीप्लाई होगा करंट के साथ रेजिस्टेंस, ठीक है, देन साइन
ओमेगा टी, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, मतलब आपको ये वाला 90 डिग्री आगे चलेगा। करंट ओमेगा टी है तो ये 90 डिग्री आगे चलेगा। तो यहां से कितना आएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल, ये पीक वैल्यू है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए, लीड लैग समझ में आ गया ना, कौन आगे कौन पीछे, उसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, बस नजरिया बदलने का है। ठीक है, आप नजरिया बदल दीजिए तो आपको थोड़ा अलग दिखेगा, बट बात तो दोनों देखा जाए तो सेम ही है, घुमा फिरा कर सेम ही है। ठीक है, मैं इसको बोलूं कि ये लीड कर रहा है या फिर वो लैग कर रहा है, या फिर इसमें बोलिए कि 90 डिग्री लीड कर रहा है तो ये 90 डिग्री पीछे चलेगा, तो वही तो है। जब हम लोग जानते हैं इंडक्टर के क्रॉस करंट 90 डिग्री से पीछे चलता है, या फिर आप ये भी तो बोल सकते हैं वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चल रहा है। अगर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो एप्सिलॉन के लिए क्या लिखाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, उसको 90 डिग्री आगे लिखना पड़ेगा, तभी तो उसके पीछे चलेगा करंट। क्लियर हो गया ना? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया वाला बात। आगे बढ़े। अच्छा, अब देखिए, आपको पता है कि मान लीजिए आप अगर यहां से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 50 वोल्ट का, तो कुछ वोल्ट यहां ये वाला खा जाएगा और बचा हुआ एक खा जाएगा। पूरा का पूरा वोल्टेज इधर दोनों जो एलिमेंट है उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आपने 50 वोल्ट दिया तो मान लेते हैं ये 30 खाएगा तो ये 20 खा जाएगा, अगर ये 20 खाएगा तो ये 30 खा जाएगा, पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एल। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं ना? 50 दिए तो 20 एक खाएगा, 30 एक खाएगा, या फिर 30 दिए तो ये 20 खाएगा, अगर ये 25 खाए तो ये 25 खाएगा, ये 15 खाएगा तो ये 35 खाएगा। लेकिन टोटल जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ड्रॉप के बराबर होगा, या फिर दोनों जितना ड्रॉप हुआ है उसका समेशन इसके अक्रॉस जो हम लोग अप्लाई किए उसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं ना? चलिए, अच्छा इसको अगर मैं यहां लिखूं तो क्या दिख रहा है, देखिए तो ये दोनों इक्वेशन को देखिए तो इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। 1 2 से ध्यान देंगे, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन एल को यहां लिखा जाए तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है एप्सिलॉन नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा तो क्या जैसे मैं लिखा एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्या हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एप्सिलॉन नॉट एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं? सोचिए, जैसे मैंने एप्सिलॉन आर, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एल बराबर एप्सिलॉन बोल रहा हूं, क्या हम लोग एप्सिलॉन आर नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एप्सिलॉन नॉट एल बराबर बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के? नहीं, नहीं बोल सकते हैं, ऐसे नहीं होता एडिशन। चलिए बताते हैं कैसे होता है, उसको देखिए थोड़ा समझिए। अच्छा, जो बात अभी बता रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे तो उसको फिर से ही बात को हम याद लेंगे कि एसी में पढ़ाए थे हम, उस समय उसको डिटेल्स नहीं जाएंगे, बस आपको बोलेंगे कि एसी में पढ़ाए थे, वहां जाकर देख लीजिए। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो आएगा उसमें जो कंसेप्ट अभी बताने जा रहे हैं इसका पूरा का पूरा एग्जैक्टली 2 कॉपी वहां पे आपको बताया जाएगा। तो मैं उस समय आपको फिर से दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको यहीं से फिर देखना होगा, या फिर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, जो चीज बता रहे हैं आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या फिर फर्स्ट ईयर में सुने होंगे वेव चैप्टर में, ठीक है, साउंड वेव ये सब जो पढ़े थे उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर दो आपको साइनसोइडल इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y1 इज इक्वल टू सॉरी y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, दो SHM का इक्वेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है, साउंड वेव में पढ़े थे, ठीक है, कि दो वेव आ रहा है साउंड का, ठीक है, और किसी पॉइंट पे अगर टकराता है उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं, पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। अगर एक पॉइंट से यहां से साउंड आया, एक सोर्स एक यहां पे है उससे एक साउंड आया, तो किसी पॉइंट पे जो टकराएंगे तो वहां पे
उस टकराने के प्रोसेस को, अगर दो वेव किसी पॉइंट पे टकराता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एक वेव किसी पॉइंट पे क्या देता है, ये सब पढ़े ना, वेव किसी पॉइंट पे हमको SHM देता है। ठीक है। तो मान लीजिए एक यहाँ पे कोई बॉडी, एक चाहे एक पार्टिकल है, एक साउंड का सोर्स यहाँ पे है, यहाँ से साउंड निकलते निकलते यहाँ से आ रहा है, इस पे टकराया, एक साउंड यहाँ से निकलते निकलते जा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है। तो अच्छा, इस समय ये भूल जाइए, ये दो साउंड का सोर्स है, एक ये और एक ये। एक समय पे इसको ध्यान दीजिए, अगर इससे सोर्स निकलेगा तो ऐसे साउंड जाकर के टकराएगा तो उसको एक SHM देगा, SHM देगा तो इसका एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लेते हैं इसकी वजह से अगर ये 3 यूनिट डिस्प्लेस हो रहा है, और फिर इसको भूल जाइए, फिर इसके वजह से अगर ये 4 डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, SHM, क्योंकि वेव आपको किसी पॉइंट पे SHM देता है। ठीक है। तो इसके वजह से मान लेते हैं इसके वजह से सिंगली, है ना, ये बस ये प्रेजेंट है और ये नहीं है अभी फिलहाल। अगर ये आता है तो इसको 3 मीटर डिस्प्लेस, 3 यूनिट डिस्प्लेस करता है। ये फिर नहीं होता, अगर इसके एब्सेंट में सिर्फ ये रहता है तो ये इसको 4 मीटर डिस्प्लेस करता है। तो दोनों सोर्स की वजह से जो इसको SHM मिला, तो नेट SHM बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर मान लेते हैं इसको y1 डिस्प्लेसमेंट इससे मिला है जो 3 यूनिट बोल रहा हूं, और इससे y2 मिल रहा है मान लीजिए 4 यूनिट, तो y नेट जो हो जाएगा वो y1 प्लस y2 हो जाता है। ठीक है, मतलब 7 यूनिट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको एक सोर्स के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट मिला y1 वो था A1 sin ओमेगा टी। ठीक है। और y2 इक्वल टू कितना था, A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका y नेट कितना आएगा, y नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ रहे हैं। दो SHM को जोड़ने का तरीका ऐसा है, SHM एक वेव किसी पार्टिकल पे क्या देता है, किसी पार्टिकल को SHM देता है। जब वेव चलता है तो पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल आगे नहीं जाता, वेव ट्रेवल करता है। लेकिन वेव कैसे ट्रेवल करता है, तो जिस जगह पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वहां पे वो पार्टिकल SHM करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM मिल करके वेव देते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अगर कोई आप रस्सी ऐसे करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं, बट वेव ऐसे ऐसे आगे जाता है। ये आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। तो हर एक वेव किसी पार्टिकल को क्या देता है, SHM देता है। तो यहां से एक सोर्स, यहां से एक सोर्स, दोनों y1 y2 डिस्प्लेसमेंट दिए, 2 SHM मिला, दोनों का जो कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है। 2 SHM जब मिलता है, 2 वेव मिलेगा तो SHM देगा, और SHM को जब जोड़ेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या जाने, y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जोड़ने का तरीका कैसा होता है, A1 मान लेते, A1 क्या होता था, एम्पलीट्यूड है ना, इसका पीक वैल्यू होता था, और ये A2 क्या, इसका पीक वैल्यू होता था। समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड हुआ करता था। इसको मैं इससे रिलेट करूंगा, आऊंगा बाद में। आप देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे, A1 साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन A प्लस बी, साइन ओमेगा टी, साइन A प्लस बी कितना होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। अच्छा, यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से देखिए A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कौन, इसमें से कौन जाएगा देखिए तो, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, साइन ओमेगा टी यहाँ पे, साइन ओमेगा टी यहाँ पे, इस दोनों में से कुछ कॉमन चल जाएगा। ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी, सॉरी यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन जाएगा ना, ये बचेगा A1 प्लस A2 कॉस फाइव, और यहां क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी, सही लिखे हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, चाहे ऐसे लिख लीजिए, साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, सही लिखा है ना। यहां से साइन ओमेगा टी कम ले जाएंगे तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ब्रैकेट में चला गया साइन ओमेगा टी, इन दोनों से कॉमन ले गया साइन ओमेगा टी, तो फिर बचा क्या, साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। सही है, सही है। अच्छा, एक चीज आप मैथ में पढ़े होंगे कि अगर
आपको याद होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा बराबर क्या होता है tan इनवर्स b बाय ए। क्या आप ये पढ़े हैं फॉर्मूला? कभी नहीं पढ़े हैं तो याद रख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स b बाई ए होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से इस फॉर्मूले को यहां पे कंपेयर करेंगे तो क्या सच में ऐसा कुछ दिख रहा है? यहां पे साइन ओमेगा की जगह क्या दिया है? साइन थीटा है, या फिर यहां बोल सकते हैं साइन थीटा की जगह क्या है? साइन ओमेगा है, ओमेगा टी है, और कॉस थीटा की जगह पे क्या है? कॉस ओमेगा टी है। थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, और साथ में ये कांस्टेंट वैल्यू है। फाई तो खुद कांस्टेंट होता है, फेज इनिशियल फेज a1 a2 तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो a1 a2 ये सब पूरा कांस्टेंट है, तो वो a की तरह ट्रीट कर सकते हैं स्मॉल a, और एक साइन फाई को स्मॉल b की तरह ट्रीट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? समझ गए ना? ठीक है। अच्छा एक चीज भूल हो गया थोड़ा सा, यहां पे इसको ब्रैकेट रखें तो a2 यहां भी तो आएगा, है ना? a2 सॉरी यहां नहीं, यहां सही तो है ना? a2 साइन, कपड़ा आ गया क्या? नहीं सही तो है, ये मल्टीप्लाई, अरे a2 इसको ब्रैकेट रखेंगे ना, साइन a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके साथ भी a2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी a2 मल्टीप्लाई होगा, तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी होगा ना, तो a2 साइन फाई आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ छूट गया था a2, क्लियर है ना? अच्छा इसको, ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको मान लेंगे स्मॉल ए और इसको मान लेंगे स्मॉल बी, तब लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या मिलेगा? कहाँ पे बता दें? यहाँ पे बता देते हैं। कितना हो जाएगा दिखाई तो? a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए बाद में लिख लेंगे, बट इतना होगा आपको। ये क्या हो गया? ये y नेट निकल रहा है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर फाई सॉरी प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई का पूरा का अंडर रूट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ में आ रहा है? यहां पे देखिए a2 स्क्वायर कॉमन जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में अगर कॉमन ले जाएंगे a2 स्क्वायर तो सिर्फ बचेगा a2 स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा, और साथ में क्या बचेगा यहाँ पे 2a1 a2 कॉस फाई, फिर मल्टीप्लाई में रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा क्या हो रहा है? अल्फा क्या होता है? tan इनवर्स b बाई ए। b क्या है हमारे पास? b कौन सा लिए? a2 साइन फाई, a2 साइन फाई बाय a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है, तो अल्फा आप निकाल लेंगे यहां से इस फॉर्मूला को लगा करके tan इनवर्स b बाई ए। तो आपको y नेट सॉल्व करते करते कितना मिला? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई मल्टीप्लाई विद साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स a2 साइन फाई बाय a1 प्लस a2 cos फाई। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये कुछ चीज देखा देखा सा लगेगा, कभी इसको देखे होंगे। याद है वेक्टर जब पढ़े थे फर्स्ट ईयर में तो आप इस तरीके से कुछ देखे थे, दो वेक्टर को जब वेक्टर एडिशन किया जाता है तो आपको ऐसे ही एडिशन होता है ना। अगर दो वेक्टर a1 और a2 दो वेक्टर है और उसके बीच में एंगल फाई है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का अंडर रूट।
वैसे ही कुछ दिख रहा है। तो मैं इसको वाई नेट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए नेट, नेट रिजल्टेंट इसका इंटू साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स ए टू साइन फाई बाय ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। यही तो आएगा फाइनल रिजल्ट, ये तो अपना फाइनल रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या देखें यहां से, आप क्या सीखे कि अगर इस टाइप का इक्वेशन है, साइनसोइडल फॉर्म में इक्वेशन है, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा कुछ है, तो आप जानते हैं कि ए वन ए टू क्या है। यहां पे फिलहाल एम्पलीट्यूड लिया हूं, यहां पे जैसे इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट एल दिख रहा है, यही तो ए वन ए टू है आपका वेव के इक्वेशन में। ये पीक वैल्यू है, ये भी तो पीक वैल्यू होता है, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे आज से A1 प्लस, और मैं पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन कि इसका प्लस इसका और इसका एडिशन समेशन क्या एप्सिलॉन नॉट देगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप खुद देखें, क्या इसका और इसका हम लोग एडिशन करना था, A1 प्लस A2 का ए नेट निकालना था, जब ए नेट निकालना था तो क्या A1 प्लस A2 कर दिए? नहीं किए। हम लोग क्या किए, तो उसको वेक्टरली ऐड कर दिए। चूंकि जानते हैं कि A1 A2 हम लोग जानते हैं कि वो वेक्टर नहीं है, हमको पता है कि A1 A2 वेक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टरली ऐड कर लेंगे। मतलब कि एक शॉर्ट ट्रिक अपनाया गया, मतलब कि अगर हम लोग इस तरीके से सुपरपोजिशन जब कराया जाता है तो आप किताब उताब में पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि इसको ऐसे बस ऐड कर दीजिए, यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाता है। लेकिन कैसे पहुंचते हैं आप समझ में आया, आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये तरीका है दो एम्पलीट्यूड को ऐड करने का। दो साइनसोइडल आपको वेव दिया है, उसका सुपरपोजिशन करा रहे हैं, उसमें अगर दो एम्पलीट्यूड है आपको तो उसको ऐड करने का तरीका शॉर्टकट अपनाया गया। उसको क्या किया, इन दोनों को वेक्टर मान लिए, चूंकि वेक्टर नहीं है, हमको पता है एम्पलीट्यूड वेक्टर नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको वेक्टर मान करके उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जैसे दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट निकालते हैं, और उसको यहां से आप सॉल्व कर दिए। मतलब आज से क्या सीख गए कि अगर आपको साइनसोइडल इक्वेशन दिया है, दो पीक वैल्यू दिया है, दो पीक वैल्यू को ऐड करने का तरीका क्या होगा, तो आप उसको दोनों को वेक्टर मान करके निकाल लेंगे। समझ गए, मजा आया? चलिए, तो और दोनों के बीच में एंगल कितना मानेंगे, फाई, है ना। दो वेक्टर मानेंगे, एक वेक्टर A1 है और एक वेक्टर A2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना मानेंगे, फाई। फाई क्या है, इसका और इसका माइनस कीजिए, इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है, इसका ओमेगा टी है, तो फाई टू माइनस फाई वन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा। तो जो फेज डिफरेंस होगा वही आपके इन दोनों के बीच का एंगल होगा। इसके बीच का एंगल को फेज डिफरेंस जो एंगल इसके फेज डिफरेंस से मिलेगा वही A1 A2 के बीच का एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ फाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी मान सकते हैं, और क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अब इसको वेक्टरली ऐड कर लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ याद है ना, ऐसे कर लेंगे। इसका रिजल्टेंट ए नेट कहाँ आएगा, कुछ इधर आएगा, ये आपका हो जाएगा ए नेट, ठीक है। और ए नेट के और इसके बीच में A1 के बीच में मान लेते हैं एंगल अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या निकल के आता था, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, A2 साइन फाई बाय A1 प्लस A2 कॉस फाई। यहाँ से आप अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। आपको A1 A2 पता है, साइन फाई पता होगा, A1 A2 पता होगा, कॉस फाई पता होगा, तो कॉस फाई निकल जाएगा। निकल के टेन इनवर्स बता करके यहाँ पे अल्फा निकाल लेंगे कि अल्फा कितना बनेगा, ए नेट इससे कितना ऊपर रहेगा। समझ में आया ना। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट को वेव ऑप्टिक्स में मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा अब नहीं, क्योंकि आज मैंने पढ़ा कर समझा दिया है। आप इसको याद रख लेंगे, यही चीज आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स में सेम चीज यूज किया जाएगा, ठीक है। और यही चीज को यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं अभी इस वाले इक्वेशन में। मिटाएं, आगे बढ़ें, ठीक है। तो हम लोग अब क्या जान गए कि अगर साइनसोइडल इक्वेशन दिया है और उसमें पीक वैल्यू को ऐड करने का तरीका क्या है, उन दोनों पीक वैल्यू को वेक्टर मान लेंगे और वेक्टर मान करके उसको रिजल्टेंट निकाल लेंगे। उसका दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालें तो आता ही है हम लोग को, ठीक है। चलिए, इसको मिटाना होगा, कौन सा, ये वाला। तो बताइए क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट आर और एप्सिलॉन नॉट एल को क्या मान लेंगे, दोनों क्या है, पीक वैल्यू है इसका साइनसोइडल वेव का,
उसको रिजल्टेंट उसका वेक्टर मान लेंगे। इन दोनों को, इसको और इसको क्या मान लेंगे, ये टी था यहाँ पे दिख रहा है ना, इन दोनों को क्या मान लेंगे, एप्सिलॉन नॉट एल एंड एप्सिलॉन नॉट आर, दो वेक्टर मान लेंगे। इन दोनों में फेज अगर मान लीजिए ए वेक्टर बन गया, ए वेक्टर बन गया, मान लेते हैं ए वेक्टर ए1 बन गया, ए वेक्टर ए2 बन गया और यहाँ पे रखा गया, तो दोनों के बीच में ये जो फाई रखाता है, जो दोनों के बीच में एंगल बनता है, वो कौन सा एंगल होता है, इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालने वाला एंगल। याद रह जाएगा। इसको दोनों को वेक्टर मान लेंगे और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहां से लेकर आएंगे, तो इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो इन दोनों वेक्टर जो मान के रखे हैं a1 a2 को, मतलब इसको दोनों को, उसके बीच का एंगल मान करके आप उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे हमको पता है फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डेल्टा फाई हमको दिया है कितना, π/2। मतलब अगर मैं मान लूँ एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर आपको यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट आर, दूसरा कहाँ पे होगा 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ये भी ध्यान देना है 90 डिग्री आगे है ना, ऊपर बनाएंगे, इसको ऊपर बनाएंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एल उससे 90 डिग्री आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है पीछे चल रहा है ना। और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा, ये इसका पीक वैल्यू होगा और इसका पीक वैल्यू कितना निकल जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, कॉस फाई, फिलहाल फाई 90 डिग्री है, तो a1 स्क्वायर मतलब एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एल का होल स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन एल, एप्सिलॉन नॉट सॉरी यहाँ पे आर रहेगा, एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट एल इंटू कॉस π/2। ये कितना हो जाएगा, कॉस π/2 0। तो ये टर्म पूरा आज खत्म कर दें, उस टर्म को मिटा ही दीजिए, ये तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा उसके बाद यहाँ से आप देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर का होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आर को आप ऐसा मान सकते हैं क्या, आपने एप्सिलॉन नॉट आर किसको माना था, आई नॉट आर को माना था, तो ये इसको ही तो आपने एप्सिलॉन नॉट आर माना है। एप्सिलॉन नॉट आर बराबर है किसके, एप्सिलॉन नॉट सॉरी आई नॉट वी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। ये पीक वैल्यू है रेजिस्टर के क्रॉस, वैसे ही पीक वैल्यू इंडक्टर के क्रॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैं जैसे यहाँ पे इसको मैंने एक्सएल माना, एप्सिलॉन नॉट एल माना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट आर, आई नॉट आर का होल स्क्वायर है तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर एक्सएल का होल स्क्वायर, ओह आई नॉट स्क्वायर एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा सिर्फ आई नॉट, और रूट में क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है पूरा फीलिंग के साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ ऐसा एडिशन क्यों कर रहे हैं, समझ में आया। ठीक है, यूं ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक था, लॉजिक क्लियर हो गया ना, इससे आप कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, समझ में आ गया मतलब। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप क्लियर हो गए। आपने देखा कि यहाँ से आपने जब सॉल्व किया दो वेक्टर मान करके, ये अपना रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एप्सिलॉन नॉट मैंने मान रखा है। ठीक है, ठीक है, आज से एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट इस दोनों को, इसको दोनों को ऐड करके नहीं निकाल लेंगे, वेक्टरली ट्रीट करके रिजल्टेंट निकालेंगे। उसके बाद वेक्टर आपने सॉल्व किया जब एप्सिलॉन नॉट कितना आया, आई नॉट इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज कब बनेगा, जब एम्पियर में क्या मल्टीप्लाई होता है तो वोल्टेज बनता है, एम्पियर इंटू ओम होता है तो वोल्टेज देता है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा, तो एक रेजिस्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उसको एक नया सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट को क्या मान के चलेंगे, यहां से इसको बोलेंगे जेड, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है, जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस एंड जेड बराबर होता है कितना, जेड बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपको इसका पीक वैल्यू निकालना है, हम लोग क्या किए, करंट था, करंट इसमें से क्रॉस किया, तो हम लोग करंट को
लेकर के वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो वोल्टेज में हमको चाहिए क्या, एक एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए, फिर साइन ओमेगा टी प्लस इसमें दोनों में क्या फेज का डिफरेंस आ रहा है वो चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट तो निकल गया, एप्सिलॉन नॉट कितना आया, आई नॉट इंटू जेड, जेड क्या है इसका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल जो आएगा, एक्सएल का बराबर कितना, एक्सएल कितना होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एल दिया रहेगा ओमेगा 2 पाई एफ से, या फिर ओमेगा अगर दिया भी रहेगा तो वहाँ से आप निकाल लेंगे एक्सएल का वैल्यू और उसका स्क्वायर करके अंडर रूट डाल देंगे तो एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, आप इसके जगह पे एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। ठीक है, देन बारी आती है कि हम बोल लेते हैं अब ये हमारा एप्सिलॉन नॉट आर है, ये एक्सिस किसका मान के चल रहे हैं, ये पीक वैल्यू है किसका, रेसिस्टर के क्रॉस का, इसका जो फेज है करंट का फेज है दोनों तो सेम फेज में रहते हैं, रेजिस्टर और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ है वोल्टेज उसका अगर ये हमारा एक्सिस है तो इससे हमारा जो रिजल्टेंट एक्सिस जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन उसका क्या फेज एंगल होगा निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन ओमेगा टी से एक करंट और ये दोनों सेम फेज में है, जो भी चेंज आएगा अब यहाँ से रिजल्टेंट को देख लेते हैं कितना चेंज आ रहा है, मतलब ये एंगल निकाल लेते हैं, ये अपना अल्फा हो जाएगा, ये प्लस अल्फा, अल्फा निकाल लेते हैं कि क्या अल्फा आ रहा है, और अल्फा कहाँ से मेजर कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट आर से, मतलब कि इसका फेज जो है, इसका फेज क्या है, साइन ओमेगा टी तो है, साइन ओमेगा टी, इसका भी फेज, करंट और दोनों सेम ही फेज में है। ठीक है, ये और ये तो दोनों फेज में है, तो इसी से हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं कि इससे कितना आगे चाहे कितना पीछे चल रहा है। तो इस एक्सिस से मैंने मान लिया कि इस एक्सिस से ये अल्फा दूरी से मान लीजिए फेज में आगे चाहे पीछे चल रहा है। ठीक है, आगे ही चलेगा, अल्फा से आगे चलेगा क्योंकि ये यहाँ पे है तो इससे ऊपर जा रहा है, रिजल्टेंट इसका ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस अल्फा ऐड हो जाएगा। नहीं समझे बात क्या बोल रहा हूँ, फिर से समझिए, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। यहाँ हम लोग एक आर एल सर्किट मान लिए, एल आर चाहे आर एल बोल लीजिए, यहाँ पे करंट माने आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से जब करंट गया तो करंट जब जाएगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे जब भी करंट कहीं जाता है तो वी इक्वल टू आई आर से वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, एप्सिलॉन आर कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट आर इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी क्यों, क्योंकि इसका और इसका दोनों का फेज हम लोग पहले से जानते हैं कि दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो ये दोनों सेम फेज में रह गए। यहाँ से इसको हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन नॉट पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ड्रॉप अक्रॉस दिस आर, एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर लिख दिया सब्सक्रिप्ट में, ये हमारा पीक वैल्यू किसके अक्रॉस हुआ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस इनटू साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 बना दिया। फिर ये करंट इससे पास करेगा, यहां पे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस जो हम लोग रेजिस्टेंस अक्रॉस एल क्या मान के चले हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को रेजिस्टेंस बोले हैं, तो वो क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल इसका पीक वैल्यू होगा इसके अक्रॉस का, उसको ऑप्शन नॉट ब्रैकेट में सब्सक्रिप्ट में एल लिख लिए, ये पीक वैल्यू इसके अक्रॉस का है। अगेन साइन, इसमें ध्यान देंगे कि इस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 चलेगा, क्योंकि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चलता है या फिर करंट 90 डिग्री से पीछे चलता है। ठीक है, तो अगर ये साइन ओमेगा टी है, अगर करंट साइन ओमेगा टी है तो इससे ठीक 90 डिग्री आगे चलेगा, तो साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड कर दिया हमने, तो ये बन गया आपका इस सेकंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि ये अगर 50 वोल्ट दिए हैं तो ये 30 और ये 20 खाएगा, या फिर ये 20-30 खाएगा, लेकिन टोटल ड्रॉप तो हो जाएगा इसके क्रॉस ही। तो मैंने क्या किया, अब हम लोग को निकालना है इसका, इस इक्वेशन से यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के लिए हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, साइन ओमेगा टी के साथ क्या फेज में डिफरेंस आएगा वो भी चाहिए, कि क्या सेम फेज में रह रहे हैं ना कुछ फेज चेंज हो रहा है। तो उसको निकालने के लिए क्या किए, जो हमें लंबा चौड़ा कहानी बताए कि दो, अगर इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो यहां से पहले ध्यान दीजिए, ये चाहिए तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एल। बट क्या मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एल, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा ऐड नहीं होगा, उसके लिए आपको वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा, जो मैंने बताया अभी। इसको पाने के लिए आपको इसको और इसको वेक्टर मान करके इन दोनों के बीच का फेज एंगल को यहाँ पे मान लेंगे, तो वो फेज एंगल क्या होगा, वो फेज डिफरेंस, सॉरी फेज एंगल ही, फेज डिफरेंस उन दोनों वेक्टर का
इसको आप वेक्टर मान लेंगे, इसको एक वेक्टर मान लेंगे। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो फेज जो एंगल बनता है वो इन दोनों के फेज डिफरेंस निकालने से आता है, जो 90 डिग्री है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर यहाँ पे है तो ये 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो एप्सिलॉन एल ऊपर रहेगा और रिजल्टेंट आपको कहीं इधर मिलेगा। ठीक है, रिजल्टेंट इधर मिलेगा। अच्छा, रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने ये लगा लिया जो लंबा चौड़ा कहानी सुना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको इन दोनों को वेक्टर मान करके ट्रीट करना होता है। अभी आपको दिखाएं a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई करके। ठीक है, वहां से आप दो वेक्टर मान के ट्रीट करके एप्सिलॉन नॉट निकाल लिए। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर जो किए, यहाँ से आप पाए एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, ये वाला है, उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, यहाँ से आई नॉट बाहर आया, तो v इक्वल टू आई आर से ये हमारा आई एक आर बनेगा। आर बनेगा तो उसको नया चीज नाम दे दिए जेड। जेड होता है इम्पिडेंस, जैसे एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, जो कि ओमेगा एल के बराबर होता है। वैसे ही आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट को क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। ठीक है, तो इम्पिडेंस बराबर कितना मिल गया, इसका रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, अच्छा, और रिजल्टेंट यहाँ पे है। अब हम लोग ओमेगा टी और इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको देने से इसका फेज क्या चेंज आ रहा है, तो हम जानते हैं इसका फेज चेंज है, तो इसी से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे है एक्स एप्सिलॉन नॉट आर का एक्सिस यहाँ पे, तो इससे कितना एंगल पे रिजल्टेंट है तो पता चल जाएगा। रिजल्टेंट हमारा यही है ना, यही ना रिजल्टेंट का वैल्यू मिलेगा। तो एप्सिलॉन कहाँ पे होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा कितना निकल के आएगा, वाई नेट, याद है ना, वाई नेट इज इक्वल टू कितना था, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता था, टेन इनवर्स बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे कितना है, एप्सिलॉन नॉट एल बाई a1 a2 कॉस फाई ना, a1 a2 कॉस फाई। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एप्सिलॉन नॉट एल, अच्छा कॉस फाई तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री पे है, फाई यहाँ 90 डिग्री, तो सिर्फ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एल बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, अल्फा निकल गया, यही अल्फा का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, यही फेज डिफरेंस वाई नेट। ये समझ में आ गया ना वाई नेट वाला, तो ये कोई कुछ नहीं, आसान है, आराम से बता देंगे। समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, अल्फा कहाँ से निकलेगा, अल्फा निकलेगा ए फॉर्मूला से जो बताया था मैं, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो बी कौन सा मान लेंगे, इसको, और a1 बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। कॉस फाई, फाई क्या होता है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई देता है। ठीक है, हो मजा आया, इंटरेस्टिंग था, चलिए समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे किसके ऊपर, सीआर सर्किट बात करेंगे अभी, सीआर सर्किट के ऊपर। अगर एलआर समझ में आ गया है तो सीआर भी आसान होगा। जिस किसी को एलआर अच्छे से समझ में आ गया, सीआर में कुछ भी नहीं है, फिर सीआर में मैं कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ ज़्यादा खास, उसी को मैं रिपीट करूँगा। ये आर है, इसके क्रॉस कैपेसिटेंस सी है, यहाँ करंट मान लीजिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी जाएगा। ठीक है, किसी इंस्टेंस पे ए प्लस ए माइनस से मान लेते हैं तब, ये तो मान लेंगे एक किसी इंस्टेंट पे ए प्लस ए माइनस है। ठीक है, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस है, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा एप्सिलॉन आर, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा एप्सिलॉन सी। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर इसके लिए लिखेंगे, अगर करंट इनपुट दे रहे हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बात करेंगे अक्रॉस आर की, अक्रॉस रेजिस्टर अगर बात किया जाए, करंट फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, जा रहा है सॉरी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, मैं सॉरी दिया है, और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर, दोनों फेज डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है, साइन ओमेगा टी रह जाएगा। मैं एकदम दौड़ा रहा हूँ इस बार नहीं, ये अब समझ जाएंगे आप लोग खुद। ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देंगे। सिमिलरली ये करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अच्छा, रिजल्टेंट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, देखते हैं माइनस ना प्लस आ रहा है, ध्यान देंगे, प्लस माइनस जो भी होगा वो अपना आएगा, देखा जाएगा इसको बाद में, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। फिलहाल आते हैं फिर वापस इस पे, ये जो करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसको बोल रहे हैं एप्सिलॉन सी। तो एप्सिलॉन सी बराबर कितना आएगा, हो जाएगा आई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एक्स एल ना एक्स सी, इस बार क्या हो जाएगा एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंटू साइन
याद कीजिए कहानी, अगर कैपेसिटर के क्रॉस जाता था इसमें हम लोग देते थे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई बराबर क्या आता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इस वाले में करंट 90 डिग्री से आगे चल रहा था, इसमें हम लोग बोल सकते हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय एंगल पाई बाय 2। ठीक है, दोनों बात तो सेम ही है ना, घुमा के बोल रहे हैं। आइए बोलिए कि करंट 90 डिग्री से आगे चल रहा है या फिर वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे चल रहा है, बात तो बराबर ही है। इसका अगर फेजर डायग्राम बनाए थे, अगर मान लीजिए हम लोग बोल रहे थे ये एप्सिलॉन नॉट का है एक्सिस, तो इसका 90 डिग्री आगे चला था करंट, तो करंट अगर यहाँ पे रहेगा तो वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ। अगर यहाँ पे मैं करंट बना दूँ आपके लिए, अगर मान लीजिए यहाँ करंट बना दूँ, वोल्टेज कहाँ बनना पड़ेगा, तब वोल्टेज नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट आगे चलना चाहिए हमेशा, वोल्टेज पीछे रहना चाहिए 90 डिग्री से। बात समझ में आ रहा है? सेम चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसके लिए क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस पाई बाय 2 लग जाएगा। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 लग जाएगा क्योंकि ये लैग कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो जाएगा एप्सिलॉन सी बराबर एप्सिलॉन नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इक्वेशन नंबर 2, ये 1 ये 2 दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन सी। ठीक है, दिस बराबर दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, 50 वोल्टेज दिए हैं, यहाँ से 50 वोल्ट आपने अप्लाई किया है, तो मान लीजिए 40 यहाँ गया, 10 यहाँ चला गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, मतलब एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर का इक्वेशन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इस बार ध्यान देंगे कि इस बार भी एंगल दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का ही है, लेकिन इस बार वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज आपको इसके क्रॉस सॉरी इसका जो पीक वैल्यू होगा वो 90 डिग्री पीछे चलेगा। अगर करंट यहाँ रहेगा तो वोल्टेज इधर रहेगा नीचे, जस्ट उसके पीछे रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको तो हम मिटाते हैं ताकि आप नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। ये समझ में आ गया ना, ये मैं बस इसको लिखने के लिए यहाँ पे दिखाया, इसको मिटाता हूँ। पाई बाय 2 आगे पीछे चलेगा वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज पाई बाय 2 पीछे चलता है कैपेसिटर में, करंट चलता है आगे 90 डिग्री से। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फिर सॉल्व करें, इसको मान लेते हैं एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड 2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री का है, और आपको पता है फेजर डायग्राम से आपको पता है कि अगर एक करंट का लाइन है तो आपका करंट जिधर होता है उसका फेज में इसका पीक वैल्यू होगा, इसका पीक वैल्यू इसका पीक वैल्यू सेम फेज में होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आर इस वाले एक्सिस पे आ जाएगा, करंट वाले एक्सिस पे। ठीक है, और वोल्टेज कहाँ चलेगा 90 डिग्री पीछे, इसका पीक वैल्यू जो बनाएंगे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ओमेगा टी से पीछे जा रहा है, पाई बाय 2 है ना, माइनस पाई बाय 2 लिखे हैं, तो यहाँ से आएगा कौन सा, ये मान लेते हैं किसका है, ये है आपका एप्सिलॉन नॉट सी, बीच में कितना एंगल 90 डिग्री। कुछ रिजल्टेंट मान लेते हैं इधर कहीं आएगा, जरूरी क्या कि ए 45 होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब 45 होगा, बट मैग्नीट्यूड अलग होगा तो 45 थोड़ी ना होगा। ये मान लेते हैं आपका ये एप्सिलॉन का है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, ये पीक वैल्यू है, इस रिजल्टेंट का पीक वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मान लेते हैं ये पीक वैल्यू इसका इससे अल्फा डिग्री पे है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, कितना आएगा, कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट सी का होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर बराबर कितना होता है आई नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट सी बराबर कितना होता है आई नॉट इंटू एक्स सी, आई नॉट इंटू एक्स सी। इस दोनों को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आई नॉट बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट से कट के आई नॉट बचेगा, अंदर में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू, ये v इजिकल टू फिर आई आर, ये कुछ रेजिस्टेंस ही दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू आई नॉट इंटू फिर से जेड, यही होता है फिर से वही जेड होता है इम्पीडेंस, जेड को इम्पीडेंस ही बोलेंगे, बट फिलहाल
RC सर्किट में Z बराबर कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, ये होगा Z का वैल्यू। इसका भी अगर असाइनमेंट कोई पूछे कितना होगा, ओम ही होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए उसका फिर अल्फा क्या हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग इनपुट यहाँ पे दिए हैं, इसमें इनपुट क्या दिया गया फिलहाल, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखाएगा, I नॉट इंटू जेड, और जेड क्या है, ये वाला जेड क्या है, R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, और फिर साथ में क्या रहेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा रिजल्टेंट ये देखिए ओमेगा टी, ये इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 90 डिग्री अल्फा से, यहाँ पे अल्फा पीछे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर हम लोग मान रहे हैं ये हमारा आई का एक्सिस था और ये आई और ये दोनों सेम फेज में थे, ठीक है, तो इन दोनों को इसलिए हम लोग एक ही लाइन में बनाए। इससे कितना पीछे चल रहा है रिजल्टेंट, तो अल्फा पीछे, तो माइनस अल्फा हो जाएगा। और अल्फा निकालने का तरीका जानते ही आप, टेन इनवर्स, आपको याद है ना वो फॉर्मूला, तो आप पुट कर लेंगे उसको, ये हो जाएगा कितना 10, यहाँ से नहीं तो यहाँ से अप्लाई कर लीजिए ना, इसको आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पे अल्फा 10 90 डिग्री बन रहा है, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 अल्फा कितना जाएगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड में कितना है एप्सिलॉन नॉट सी, बाय एडजेसेंट साइड कितना है एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया आपका आंसर। तो अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 10 इनवर्स एप्सिलॉन नॉट सी बाय एप्सिलॉन नॉट आर, ये आप अल्फा में डाल देंगे, ये आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, ये इनपुट था, ये आउटपुट मिल जाएगा। यही है कहानी आपका LR एंड CR के बीच में, ठीक है, समझ में आया ना कैसे कैसे किए। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट जो बात करेंगे होगा LCR सर्किट, ठीक है, उसका सीरीज के ऊपर बात करेंगे। चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग डिसलाइक तो कर ही रहे हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।